नमस्कार दोस्तों, मैं शिष पलवाडिया आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ दिनों अव्यवस्थाओं के चलते अपने क्लास नहीं डाल पाए थे, लेकिन अब जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई, जैसे कि सबको पता ही है 8,438 पोस्ट, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। अभी एक बार आपको जियोग्राफी की क्लासें मिलेगी, लेकिन जैसे लॉकडाउन हट जाता है पूर्ण रूप से तो आपको बहुत जल्द राजस्थान पुलिस की समग्र सामग्री अपने YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां लोग एप्स पर पैसों के द्वारा अपने कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं, वहीं अपने YouTube चैनल पर पूरा सिलेबस राजस्थान पुलिस का, जिसमें साइंस, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जियोग्राफी हो, चाहे कल्चर हो, रीजनिंग हो, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो आपके अपने जो YouTube चैनल है, जो एक परिवार की तरह है, आप इसको बढ़ाने में सहयोग करें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी वीडियो डाली जाती है आप उसको पूरा देखने का प्रयास करें। कुछ एक अभ्यर्थी क्या होते हैं, शुरू में वीडियो को देखते हैं थोड़ा सा और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा है यदि आप तो वीडियो को आप देखो मत, यदि देखो तो पूरा देखो, ताकि उस वीडियो की गहराई तक आप जा सको। फिर आप उस जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस कंटेंट की दूसरे कंटेंट के साथ कंपैरिजन करके देखिए। आप कई अभ्यर्थियों के दिमाग में ये चल रहा होगा भाई, कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जैसे भाई डिजिटल बोर्ड होता है तो उनको थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो आप ये मत समझो कि भाई हमारे पास जो सिंपल बोर्ड है तो कंटेंट हमारे पास अच्छा नहीं है। डिजिटल बोर्ड वालों की अपेक्षा हमारे पास जो कंटेंट है वो उनसे बेटर है। एक बार उनका डिजिटल बोर्ड वाला जो कंटेंट है वो और एक जो हमारा कंटेंट है उसकी कंपैरिजन करके देख लेना, आपको बिल्कुल पूरी तरह पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को शुरू में देखते हो और बाद में देखते नहीं हो पूरा, तो फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई औरों की तरह कॉमेडी तो करवाते नहीं है वीडियो पर, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर रहता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस ये रहता है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक के बारे में बताएं। टॉपिक से हटकर हमें अदर बात नहीं करनी होती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने परिवार को इसको बढ़ाने की कृपया करें और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और जो भी वीडियो आती है, यदि उस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, चाहे वीडियो क्वालिटी से संबंधित है या उस कंटेंट से संबंधित है या कोई चीज आपको जो पसंद नहीं आती है या समझ में नहीं आती है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने राजस्थान का भौतिक स्वरूप चल रहा था, कुछ एक दिन हो गए अपने वीडियो नहीं डाल पाए थे, जो बीच में रह गया था। उसके अंदर अपने सबसे पहले भौतिक प्रदेश के अंदर डिवाइड करने के बाद में अपने पश्चिमी रेगिस्तान की बात की थी। पश्चिमी रेगिस्तान हालांकि अपने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन उसमें जो पश्चिमी राजस्थान में जो जल संचय है, यानी जो जल का ऐसे मान सकते हैं जल संग्रहण की जो पद्धतियां हैं, ये जल के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं, और राजस्थान की शब्दावली के बारे में जो अपने पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर प्रचलित है उसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या रहेगा आपका, मरुस्थल में जल संचय। मरुस्थल में जल संचय। अब मरुस्थल में जल संचय की अलग अलग कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। वैसे देखें तो जो अपने यदि पानी अपने 100% पानी माने तो उस 100% में से 97.5% पानी है वो कहां पर है, महासागरों में। कहां पर है, महासागरों में है। और पूरी पृथ्वी पर बाकी कितना रह गया, 2.5%। कितना रह गया, 2.5%। अब महासागर में जो पानी है, महासागरों के अंदर जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है,
और इस 2.5% के अंदर भी पीने योग्य जो पानी है वो लगभग कितना है, 1% ही है। यानी अपने राजस्थान के अंदर पानी की निरंतर क्या रहती है, कमी रहती है, और फिलहाल कमी भी चल रही है। तो इस हिसाब से अपने मरुस्थल में जल संचय बहुत ही उपयोगी हो जाता है। और यहां से मरुस्थल में जल संचय की तब बात कर रहे हैं तो आप याद रख सकते हो, एक आता आपका जल दिवस। क्या आता है, जल दिवस आता है। जल दिवस आता है कब, 22 मार्च को। 22 मार्च को। जल में कितने अक्षर, दो, 22 मार्च है। और जल दिवस के साथ साथ में आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आपका एक आता है पृथ्वी दिवस। क्या आता है, पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। जल दिवस तो 22 मार्च को है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, दिवस के बारे में लगभग आता ही है प्रश्न, तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। तो अपने जो मरुस्थल में जल संचय उसके बारे में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पलाया। पलाया झील के बारे में पढ़ेंगे। तो पलाया क्या चीज होती है, तो आपने देखा होगा जैसे दो बालू का स्तूप होते हैं। दो क्या होते हैं आपके, बालू का स्तूप होते हैं इस प्रकार। जैसे मान लिए इन दोनों बालू का स्तूप के अंदर क्या होती है, जैसे मान ये दो बालू का स्तूप हो गए, और यहां पर जैसे मान लो क्या हो गई, वर्षा हो गई। क्या हो गई, वर्षा हो गई। यहां पर क्या हो रही है भाई, वर्षा हो रही है। अब वर्षा होने के बाद में यहां पर पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो यहां पर मिट्टी है और मरुस्थल में मिट्टी के नीचे क्या है, खारापन है। यानी यहां पर क्या मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा, यानी खारापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खारापन आ जाएगा। तो ये जो वर्षा का जो जल था वो किस में चेंज हो गया, खारे पानी के रूप में चेंज हो गया। कहने का मतलब जो ये पलाया होती है, उन पलाया झीलों के अंदर जो पानी होता है वो मीठा नहीं होता है। पानी कैसा होता है, खारा होता है। जब दो बालू का स्तूप के मध्य एक बहुत बड़े क्षेत्र पर यानी बड़ी झीलें बन जाती हैं वर्षा के टाइम में, और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जो पानी क्या होता है, खारा होता है, उसे क्या कहते हैं, अपने पलाया कहते हैं। यानी पलाया के बारे में यदि मैं लिखना चाहूं तो लिख सकते हूं, खारे पानी की बड़ी झीलों को, खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है, पलाया कहा जाता है। यानी पलाया किसको कहते हैं, खारे पानी की जो बड़े झीलें होते हैं उनको पलाया कहते हैं। और पलाया का एक नाम और होता है, पलाया को सेलिनोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिनोस भी कहा जाता है। पलाया को क्या कहा जाता है, सेलिनोस कहा जाता है। दोबारा से यदि आप समझना चाहो तो जैसे आपके दो जो बालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य जो स्थान होता है, उस स्थान पर वर्षा के टाइम या जो वर्षा का जल एकत्रित होता है और बड़ी झील का क्या ले लेते हैं, वो रूप ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। और पलाया के अंदर जो पानी पाया जाता है वो कैसा होता है, खारा पानी होता है। कैसा पानी होता है, खारा पानी होता है, मीठा पानी नहीं होता है। और पलाया को क्या कहा जाता है, सेलिनोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलिनोस कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले पलाया सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपका उत्तर आएगा सर्वाधिक पलाया झीलें अपने को देखने को क्या मिलती है, जैसलमेर में मिलती है। कहां मिलती है, अपने को जैसलमेर में मिलती है। उसी प्रकार पलाया की तरह है क्या होते हैं, आपके रन या टाट होते हैं। रन बोल दो, यानी पलाया के बाद में अपने किसकी बात कर रहे हैं, रन बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अपने टाट बोल सकते हैं। अब जब खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती है तो उनको तो क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। और खारे पानी की जो छोटी झीलें होती है, छोटी छोटी झीलें भी बनती हैं, उन छोटी छोटी झीलों को क्या कहा जाता है, रन या टाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रन या टाट कहा जाता है। जैसे कुछ एक रन है उनके बारे में यदि मैं बात करना चाहूं तो जैसे भाकरी रन भी होता है और एक पोखरण रन भी होता है। तो भाकरी और पोखरण रन है वो आपके जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर जिले के अंदर अपने को भाकरी या पोखरण रन देखने को मिलते हैं। और यदि मैं बात करना चाहूं तो एक होता है आपका पनिहरी या ताल छापर। अब ताल पनिहरी और ताल छापर, ये जो रन है, रन या फिर जो टाट अपने को चूरू जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। चूरू जिले के अंदर देखने को मिलते हैं, एक तो पनिहरी और एक अपने कौन सा, ताल छापर। उसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं
तो एक आ जाएगा आपके फड़ोदी और बाप, ये भी अपने को क्या देखने को मिलते हैं, जोधपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं तो एक रंग का नाम है थोब। कौन सा है? थोब है, जो अपने को कहां पर देखने को मिलता है? बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो पलाया तो क्या होती है, जो वर्षा ऋतु के समय जो बालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य बड़ी झीलों के अंदर जो पानी पाया जाता है या जो पानी एकत्रित हो जाता है और बड़ी झीलें बन जाती हैं, उन्हें पलाया कह देते हैं। और जब वो छोटी झीलों के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। प्रमुख रन या टाट के अंदर यदि मैं बात करना चाहूं तो एक तो जैसे भाखड़ी या पोखरण रन है वो अपने को कहां पर देखने को मिलता है? जैसलमेर में। और पनिहारी या तालसा पर रन है वो कहां पर देखने को मिलते हैं? चूरू में। फड़ौदी और बाप कहां पर देखने को मिलते हैं? जोधपुर में। और थोब कहां पर देखने को मिलता है अपने को? बाड़मेर में। बाड़मेर में अपने को देखने को मिलते हैं। और यदि आपसे पूछ ले सर्वाधिक रन या टाट कहां पर है, वो भी अपने को कहां पर मिलते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। पलाया भी सर्वाधिक अपने को देखने को क्या मिलते हैं? जैसलमेर में मिलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने आगे बात कर लेते हैं। तो आगे एक नाम आता है, आपने सुना होगा तल्ली। तल्ली या फिर पोखर। तो तल्ली या पोखर क्या होता है? अब जो पलाया और जो रन है वो मरुस्थल के अंदर, जो मरुस्थल होता है कंप्लीट उसके अंदर पाया जाता है। जबकि मरुस्थल के अंदर कुछ चट्टानी प्रदेश होता है। कौन सा प्रदेश होता है? चट्टानी प्रदेश होता है। उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उसे कहते हैं तल्ली या पोखर। यानी जो दो बालू का स्तूप है उनके मध्य यदि कोई चट्टानी इलाका हो, क्या हो? चट्टानी इलाका हो और वहां पर जल इकट्ठा होता है, उसे क्या कहते हैं? तल्ली या पोखर। यानी चट्टानी प्रदेशों में, चट्टानी प्रदेशों में एकत्रित जल क्या कहलाता है? तल्ली कहलाता है। तल्ली या पोखर कहलाता है। अब तल्ली या जो पोखर है तो उसके अंदर क्या होता है? पानी आ जाता है, क्योंकि चट्टानी प्रदेश है, पानी ठहर जाता है। और जब ये जल सूख जाता है तो वहां पर नीचे उपजाऊ मिट्टी आ जाती है। कौन सी मिट्टी आ जाती है? उस तल्ली या पोखर के अंदर उपजाऊ मिट्टी आ जाती है। और उस उपजाऊ मिट्टी को खड़ीन या मरहो कहा जाता है। खड़ीन या मरहो कहा जाता है। यानी क्या होता है? जब दो आपके बालू का स्तूप होते हैं, दो बालू का स्तूप होते हैं, उन दोनों बालू का स्तूप के अंदर यदि कोई चट्टानी इलाका होता है, उस चट्टानी इलाके के अंदर यहाँ पर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। जब ये पानी सूख जाता है तो यहाँ पर क्या रह जाती है? मिट्टी रह जाती है। क्या रह जाती है? मिट्टी रह जाती है। और ये मिट्टी किस प्रकार की होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। और इस उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस उपजाऊ मिट्टी को खड़ीन या क्या कहा जाता है? मरहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन या मरहो कहा जाता है। और इस उपजाऊ मिट्टी के अंदर क्या बोया जाता है? मिश्रित अनाज बोया जाता है। मिश्रित अनाज बोया जाता है। मिश्रित अनाज बोया जाता है। और उस अनाज को कहा जाता है बेजड़। क्या कहा जाता है? बेजड़ कहा जाता है। यानी जो मिट्टी सूख जाती है तो वो क्या बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है। और उस उपजाऊ मिट्टी को खड़ीन या क्या कहा जाता है? खड़ीन या मरहो कहा जाता है। और उस उपजाऊ मिट्टी के अंदर मिश्रित अनाज बोया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बेजड़ कहते हैं। बेजड़ के अंदर यदि आपसे पूछ ले क्या क्या होता है, तो बेजड़ के अंदर मिश्रित अनाज के रूप में अपने होता है एक तो गेहूं, एक होता है जौ और एक होता है आपका चना। यानी गेहूं, जौ और चना को मिश्रित करके वहां पर क्या कर दिया जाता है? बोया जाता है। मिश्रित अनाज बो दिया जाता है, जिसे क्या कह देते हैं? बेजड़ कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि है वो किसने विकसित की थी? तो खड़ीन कृषि है वो अपने पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी। किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी। ब्राह्मणों ने विकसित की थी। कौन सी कृषि? खड़ीन कृषि की थी। और उस खड़ीन कृषि के अंदर अपने बेजड़ के रूप में गेहूं, जौ, चना मिश्रित अनाज बोया जाता है। और बेजड़ की तरह एक होता है आपका बेजड़ा। क्या होता है? बेजड़ा।
बेजड़ और बेजड़े में अंतर है। बेजड़ा क्या होता है? बेजड़ा होता है करौली में जो पान की खेती होती है, करौली में जो पान की खेती होती है उसे क्या कहा जाता है? बेजड़ा कहा जाता है। जबकि बेजड़ क्या होता है? गेहूं जो चना को मिश्रित करके जो अनाज बोया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बेजड़ कहा जाता है। एक होती है आपके खड़िन कृषि, जो से किसने विकसित की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी। इतना ही इसका क्वेश्चन आता है। एक खड़िन और होती है, एक खड़िन और होती है जिसे अपने बोलते हैं परंपरागत जल संग्रहण की एक विधि होती है। क्या होती है? परंपरागत जल संग्रहण की एक विधि होती है। इसमें क्या होता है? इसमें एनीकट बनाकर जल को एकत्रित किया जाता है। क्या? एनीकट बनाकर जल को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। तो ये था तल्ली या पोखर के बारे में, और खड़िन कृषि के बारे में भी अपने पढ़ लिया है, और बेजड़ के बारे में भी अपने पढ़ लिया है, बेजड़ा के बारे में भी पढ़ लिया है। और एनीकट विधि द्वारा मरुस्थल के अंदर जल का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। उसके बाद में यदि मैं नेक्स्ट बात करना चाहूं तो आपने नाम सुना होगा बालसन। बालसन का नाम सुना होगा। तो पर्वतों के मध्य जो जल संग्रहण होता है, जैसे मान लो ये एक पर्वत है, फिर दूसरा पर्वत है, तीसरा पर्वत है, चौथा पर्वत है, तो इन पर्वतों के मध्य जो ये भाग होते हैं, इन भागों के अंदर जो जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपने बालसन कहते हैं। यानी मैं बालसन का लिख सकता हूं पर्वतों के मध्य, पर्वतों के मध्य जो जल इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं? अपने बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो एक नाम आता है आपका नाडी। क्या आता है? नाडी। बालसन तो क्या हो गया? पर्वतों के मध्य जो जल संग्रहण होता है उसे कहते हैं। फिर उसके बाद में मैं बात कर रहा था नाडी। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसके अंदर राव जोधा ने 1520 ईस्वी के अंदर, राव जोधा ने 1520 ईस्वी के अंदर नाडी का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की सर्वप्रथम नाडी थी। यानी सर्वप्रथम 1520 में राव जोधा ने नाडी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब नाडी क्या होता है? जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दैनिक जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो एक तालाब बनाया जाता है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तालाब बनाया जाता है, जहां पर अपने दैनिक क्रियाकलाप है, जैसे कपड़े धोने वगैरह है, पशुओं को पानी पिलाने वगैरह है, तो उन क्रियाओं को जो किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? नाडी कहते हैं। जो वर्तमान में अपने को देखने को बहुत कम मिलती है, और विशेष रूप में यदि अपने को देखने को मिलती है तो वहां पर कहां पर मिलेगी? अपने को जोधपुर के अंदर मिलेगी। कहां पर मिलेगी? जोधपुर के अंदर मिलेगी, क्योंकि सर्वप्रथम नाडी का जो निर्माण है वो 1520 ईस्वी में जोधपुर के राजा राव जोधा ने करवाया था। तो नाडी क्या होती है? जो अपने दैनिक आवश्यकताओं की क्रियाओं की पूर्ति के लिए जो एक तालाब बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपने नाडी कहते हैं। फिर एक नाम और आता है टांका। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं टांका। टांका क्या होता है? जैसे अपने बोलते हैं ना कुंड, कुंड को ही क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। और उसके अंदर अपने क्या है? जल को संग्रहण कर लिया जाता है। यानी अपने लिख सकते हैं टांका। तो टांका के अंदर अपने क्या बोल सकते हैं? इसको कुंड कहते हैं। और जो टांके का जो पायतन होता है, पायतन, उसको आगोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगोर। जैसे मान लो ये कुंड है, तो इसके बाहर जो ये इस प्रकार बनाया जाता है उसे अपने बोलते हैं पायतन। और पायतन को कई जगह क्या बोला जाता है? आगोर बोला जाता है। फिर यदि मैं बात करना चाहता हूं तो आता है एक नाम बावड़ी। क्या नाम आता है? बावड़ी। तो बावड़ी क्या होती है? जो सीढ़ीदार कुआं होता है, सीढ़ीदार, सीढ़ीदार कुएं को क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा अपने को बावड़ी कहां पर देखने को मिलती है? यानी बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। और सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कहां की है? दौसा की। कहां की है? दौसा की। और दौसा की कौन सी? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी है, वो सबसे प्रसिद्ध बावड़ी मानी जाती है। कहां की है? अपने दौसा की है। चांद बावड़ी सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है।
ये अपने राजस्थान में कुल जल संचय की बात की थी। सबसे पहले एक बार मैं रिपीट करना चाहूं तो सबसे पहले थी पलाया। पलाया यानी खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है, पलाया कहा जाता है। कहां पर देखने को मिलती है सर्वाधिक, जैसलमेर में। फिर अपने पढ़ा रन या टाट। रन या टाट यानी जो छोटी झीलें होती है खारे पानी की मरुस्थल के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, रन या टाट। कुछ रन के बारे में बात की थी, जैसे भाकरी या पोखरण कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। पनिहारी और ताल छपर कहां पर है, चूरू में है। थोब कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। फलोदी या बाप रन कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। ये कुछ रन थे। उसके बाद में अपने तल्ली या पोखर की बात की थी। तो जो चट्टानी प्रदेशों में जब जल एकत्रित हो जाता है और जल सूखने के बाद में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। उस मिट्टी के अंदर उस मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को खड़ी या मरभो कहते हैं। उसके अंदर मिश्रित अनाज बोया जाता है जिसे बेजड़ कहते हैं। बेजड़ में गेहूं जो चना को मिश्रित करके बोया जाता है। और एक होता है बेजड़ा। बेजड़ा कहते हैं करौली में जो पान की खेती की जाती है उसे अपने बोलते हैं बेजड़ा। खड़ीन कृषि किसने विकसित की थी, खड़ीन कृषि है वो पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी। फिर अपने में बात की थी अपने किसकी, बालसन की। बालसन क्या होता है, जो पर्वतों के मध्य जो जल इकट्ठा होता है उसके क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। बालसन के बाद में नाडी। नाडी का निर्माण सर्वप्रथम राव जोधा ने करवाया था और सबसे ज्यादा अपने को जोधपुर में देखने को मिलती है। तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अपने गांव के बाहर में जो तालाब बनाया जाता था उसे क्या कहते थे, नाडी कहते थे। नाडी के बाद में अपने पढ़ा था टांका। टांका यानी जो कुंड होता है उससे अपने क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। और टांके के जो बाहरी जो आवरण होता है उसको बोलते हैं पायतन या आगोर बोलते हैं कई जगहों पर। बावड़ी क्या होता है, जो सीढ़ीदार कुआं होता है उसे अपने बावड़ी बोलते हैं। और जो बावड़ियों का शहर है वो कौन सा है, बूंदी है। और सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, चांद बावड़ी है। ये तो अपने बात की थी मरुस्थल में जल संचय की कुछ बातें की थी। अब अपने बात करेंगे राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कुछ शब्दावलियां प्रसिद्ध है, उन शब्दावलियों की बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने राजस्थान के अंदर कुछ प्रसिद्ध शब्दावलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपके मावट। सबने सुना होगा। मावट कब आती है, एक सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूं तो ये आती है अपने शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्या होता है, जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है उसमें पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं। और उन पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या होती है, वर्षा होती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। जो शीत ऋतु में होती है, जो फसलों के लिए क्या होती है, शीत ऋतु में उपयोगी होती है। और शीत ऋतु में कौन सी फसलें होती है, रबी की फसल होती है। और मुख्य रूप से और खाद्यान्न की जो फसलें बोई जाती है उनके अंदर खाद्यान्न के रूप में यदि मैं बात करना चाहूं तो कौन सी हो जाएगी, आपके गेहूं की जो फसल है उसके लिए सर्वाधिक क्या होती है, लाभदायक होती है। और इसे अपने बोल सकते हैं चक्रवात का एक उदाहरण भी बोल सकते हैं, किसको, मावट को। मावट क्या होती है, जो शीत ऋतु में आती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। लेकिन ये मावट आती क्यों है, क्योंकि जो आपका भूमध्य सागर है उस भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या है, अपने पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर एक चक्रवात उठते हैं। और उन चक्रवात के फलस्वरूप वहां पर क्या होती है, बारिश होती है। जो शीत ऋतु के अंदर यानी रबी, शीत ऋतु में कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है। और रबी की फसल के अंदर यदि मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूं तो गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक क्या होती है, ये लाभदायक होती है। फिर आपने एक नाम सुना होगा, लू। लू लू का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी जो बंगाल की खाड़ी है, सॉरी, जो लू होती है जो अपने पश्चिमी जो रेगिस्तान है, या फिर अपने बोल सकते हैं राजस्थान के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। जो अपने को ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलती है। गर्मी की ऋतुओं के अंदर जो अपने गर्म हवाएं चलती है उन्हें अपने क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। स्थानीय पवन का उदाहरण मान सकते हैं इसको अपने, कौन सी पवन का,
स्थानीय पवन का उदाहरण होती है कौन है? लू है। जो अपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। फिर आपने एक नाम सुना होगा बबूलिया, बबूलिया या बतूलिया। ये भी अपने को रेगिस्तान के अंदर गर्मी के अंदर उठने वाले चक्रवात है। रेगिस्तान में क्या होते हैं? गर्मियों में आंधी चलती है, आंधी चलती है तो उन आंधियों के फलस्वरूप क्या बनते हैं? चक्रवात, या फिर अपने बोल सकते हैं जो भंवर उठते हैं, आंधी के जो भंवर उठते हैं उनके अपने क्या बोलते हैं? बबूलिया या बतूलिया बोलते हैं। एक नाम होता है दरियन, जैसे अपने पहले भी बात की थी। दरियन जो दोरे होते हैं, दोरे, उन दोरों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। और साहित्यिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है? टिल्ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिल्ले कहा जाता है। फिर अपने बात करना चाहता हूं तो एक होता है आपके बीड़। बीड़ होता है, जो बीड़ होता है वो शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो घास के मैदान होते हैं, शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और एक नाम आपने सुना होगा बीहड़। बीहड़ और बीड़ में दोनों में अंतर है। बीहड़ में तो क्या रहते हैं? बागी रहते हैं। आपने पान सिंह तोमर की जो फिल्म देखी उसमें बोलता है वो, बीहड़ में तो क्या रहते हैं? बागी रहते हैं। यानी बीहड़ जो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। और बीड़ क्या होता है? शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। और इस बीहड़ में अवनदी का अपर्दन यानी भूमि के कटाव के कारण क्या हो जाते हैं? गहरे गहरे क्या बन जाते हैं? खड्डे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? खड्डे बन जाते हैं। फिर यदि मैं बात करना चाहता हूं तो एक नाम आता है आपके बांगर और एक आता है खादर। बांगर और खादर, तो एक तो होता है बांगर और एक होता है खादर। तो बांगर और खादर में अंतर क्या होता है? जो नदी द्वारा लाई गई अनुपजाऊ मिट्टी होती है उसे तो कहते हैं बांगर, और जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? जब नदी चलती है तो नदी की कंकड़ पत्थर उठने के साथ साथ में मिट्टी भी उठती है, तो वो नदी जहां बहती है उसके आसपास क्या है? अनुपजाऊ मिट्टी रह जाती है। जो अनुपजाऊ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? अपने खादर बोलते हैं। फिर अपने एक नाम और आता है नेहड़। नेहड़ के बारे में अपने पहले भी पढ़ा था। नेहड़ के बारे में अपने पहले भी पढ़ा था। क्या? जो जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर व बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपके नेहड़ कहलाता है। तो अपने राजस्थान के शब्दावली के अंदर कुछ एक थे, जैसे मावट है। मावट है वो कब आती है? आपके शीत ऋतु के अंदर आती है। भूमध्य सागरीय विक्षोभ के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवात बनते हैं, और उन चक्रवात के फलस्वरूप अपने पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर क्या होती है? बारिश होती है, जो रबी की फसलों के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। और इन मावट को अपने गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है, यानी सुनहरी बूंदे। सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। फिर अपने पढ़ा था लू, यानी जो गर्म हवाएं चलती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और ये एक स्थानीय पवन का क्या होती है? उदाहरण होती है। फिर अपने पढ़ा था बबूलिया, यानी जो पश्चिमी जो अपने रेगिस्तान होता है उस रेगिस्तान में आंधियां आती है, तो उन आंधियों के साथ साथ में क्या है? चक्रवात उठते हैं या भंवर बनते हैं। उन भंवरों को क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। दरियन क्या होते हैं? जो अपने पहले भी दरियन के बारे में जिक्र किया था। तो जो जैसलमेर में जो दोरे होते हैं, और दोरों को स्थानीय साहित्यिक भाषा में टिल्ले कहा जाता है, तो उन दोरों को जैसलमेर के अंदर क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। एक होता है बीड़ और एक होता है बीहड़। तो जो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है जिसमें अवनालिका अपर्दन के कारण क्या हो जाता है? भूमि में कटाव आ जाता है, उसे तो कहते हैं बीहड़। और बीड़ होता है जो शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। एक नाम होता है बांगर और एक होता है खादर। तो बांगर से होगा नदी द्वारा लाई गई अनुपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ये अपने कुछ एक शब्दावलियां थी
जिनके बारे में अपने अभी जिक्र किया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शुरू से एंड तक देखते हो तो अपने इसके अंदर राजस्थान में जो जल संचय और इनके प्रमुख शब्दावली के बारे में अपने पढ़ा है। और इसी के साथ अपने राजस्थान का पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी रेगिस्तान है, उसके बारे में अपने कंप्लीट बात कर ली है। लेकिन पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर दो संस्थाएं हैं, एक काजरी और एक आफरी। इन दोनों के बारे में अभी अपने पश्चिमी इस भौतिक प्रदेश के अंदर बाद में किसी वीडियो के अंदर अपने चर्चा जरूर कर लेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक